जख्म। मोहन राकेश जी की कहानी। हाथ पर खून का लोंदा, सूखे और चिपके हुए गुलाब की तरह। फुटपाथ पर औंधे पीपे से गिरा गाढ़ा कोलतार सर्दी से ठिठुरा और सहमा हुआ। एक दूसरे से चिपके पुराने कागज भीगकर सड़क पर बिखरे हुए। खोदी हुई नाली का मलबा झटकर नाली में गिरता हुआ। बिजली के तारों से ढका आकाश रात के रंग में रंगता हुआ। चिकने माथे पर गाढ़ी काली भौहें उंगली और अंगूठे से सहलाई जा रही। आवाजों का समंदर जिसमें कभी कभी तूफान सा उठ आता। एक मिला जुला शोर फुटपाथ की रेलिंग से, स्टालों की रोशनियों से, इससे उससे और जिस किसी से आ टकराता। कुछ देर की कसमसाहट और फिर बैठते शोर का हल्का फेन जो कि मुंह के स्वाद में घुल मिल जाता या सिगरेट के कश के साथ बाहर उड़ा दिया जाता। सोचते होठों को सोचने से रोकती सिगरेट थामे उंगलियां। क्रॉसिंग पर एक छोटे कदों का रेला ऊंचे कदों को धकेलता हुआ। एक ऊंचे कदों का रेला छोटे कदों को रगैदता हुआ। उस तरफ छोटे और ऊंचे कदों का एक मिला जुला कह कहा। बालकनी पर छटके जाते बाल। एक दरमियाना कद की सीटी, सड़क पर पहियों से उड़ते छींटे। एक एक सांस खींचने और छोड़ने के साथ उसकी नाक के बाल हिल जाते थे। वह हर बार जैसे अंदर जाती हवा को सूंघता था, उसका आना जाना महसूस करता था। उसके कॉलर का बटन टूटा हुआ था। शेव की दाढ़ी का हरा रंग गर्दन की गोराई से अलग नजर आता था। जहां से हड्डी शुरू होती थी वहां एक आधा ईधा पड़ जाता था जो थूक निगलने या जबड़े के कसने से गहरा हो जाता था। कभी जब उसकी खामोशी ज्यादा गाढ़ी होती वह आधा डराया ईधा लगातार कांपता। कॉलर के नीचे के दो बटन हमेशा की तरह खुले थे। अंदर बनियान नहीं थी, इसलिए घने बालों से ढकी खाल दूर तक नजर आती थी, इतनी लाल की जैसे किसी बिच्छू ने वहां काटा हो। छाती के कुछ बाल स्याह थे, कुछ सुनहरे, पर जो बटनों को लांघकर बाहर नजर आ रहे थे वे ज्यादातर सफेद थे। सड़क के उस तरफ पत्थर के खंभों से डोलचों की तरह लटकते कुमकुमे एक सी रोशनी नहीं दे रहे थे। रोशनी उनके अंदर से लहरों में उतरती जान पड़ती थी जो कभी हल्की कभी गहरी हो जाती थी। रोशनी के साथ साथ कॉरिडोर की दीवारों, आदमियों और पार्क की गई गाड़ियों के रंग हल्के गहरे होने लगते थे। बिजली के तारों से ऊपर आसमान से सटकर अंधेरा हल्की धूल की तरह इधर से उधर मंडरा रहा था। कुछ अंधेरा पास के कोने में बच्चे की तरह दुबका था। ठंडी हवा पतलून के पायचों से ऊपर को सरसरा रही थी। तो मैंने दूसरी या तीसरी बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगा जैसे वह मेरी नहीं, किसी घूमती हुई गरारी की आवाज हो जो हर 2 मिनट के बाद तो के झटके पर आकर लौट जाती हो। उसका सिर जरा सा हिला। घने घुंघराले बालों में कुछ सफेद लकीरें रोशन होकर बुझ गईं। चकोतरे की फांकों जैसे भरे हुए लाल होंठ पल भर के लिए एक दूसरे से अलग हुए और फिर आपस में मिल गए। माथे पर उसके चिलगोजे जितनी एक शिकन पड़ गई थी। तुम और भी कुछ कहना चाहते थे न? मैंने गरारी का फीता तोड़ा। उसने रेलिंग पर रखी बांह पर पहले से ज्यादा भार डाल लिया। कहा कुछ नहीं, सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। कई दोमुहा रोशनियां आगे पीछे दौड़ती पास से निकल रही थीं। रोशनियों से बचने के लिए बहुत से पांव और साइकिलों के पहिए तिरछे होने लगते थे। रेलिंग में कई ठंडे सूरज एक साथ चमक जाते थे। मैं समझने की कोशिश कर रहा था। अभी कोई आध घंटा पहले घर से निकलकर बाल कटाने जा रहा था तो पूसा रोड के फुटपाथ पर किसी ने दौड़ते हुए पीछे से आकर रोका था। कहा था कि उस तरफ 2 सीटर में कोई साहब बुला रहे हैं। दौका आने वाला 2 सीटर का ड्राइवर था। मैंने घूमकर देखा तो 2 सीटर में पीछे से घुंघराले बालों के गुच्छे ही दिखाई दिए। ड्राइवर ने वहीं से सड़क को पार कर लिया, पर मैंने कुछ दूर तक फुटपाथ पर वापस जाने के बाद पार किया। पार करते हुए रोज से ज्यादा खतरे का एहसास हुआ क्योंकि तब तक मैं उसे देख नहीं पाया था। 2 सीटर के पास पहुंचने तक कई तरह की आशंकाएं मन को घेरे रहीं। मेरे पास पहुंच जाने पर भी वह पीछे टेक लगाए बैठा रहा। हुड के अंदर देखने तक मुझे पता नहीं चला कि कौन है। घुंघराले बालों से हल्का सा अंदाजा हालांकि मुझे हो रहा था। जब पता चल गया कि वही है तो खतरे का एहसास मन से जाता रहा। मुझे लग रहा था कि तुम ही हो, मैंने कहा, पर मुस्कुराया नहीं, सिर्फ कोने की तरफ को थोड़ा सरक गया। कहीं जा रहे थे तुम? मैं पास बैठ गया तो उसने पूछा। बाल कटाने, मैंने कहा। इस वक्त सैलून में ज्यादा भीड़ नहीं होती। वो सुनकर खामोश रहा तो मैंने कहा, बाल मैं फिर किसी दिन कटा सकता हूँ। इस वक्त तुम जहाँ कहो वहाँ चलते हैं। मैं नहीं, तुम जहाँ कहो। उसने जिस तरह कहा उससे मुझे कुछ अजीब सा लगा। हालांकि बात वह अक्सर इसी तरह करता था। उसका पिए होना भी उस वक्त मुझे खास तौर से महसूस हुआ। हालांकि ऐसा बहुत कम होता था कि वह पिए हुए न हो। उसके होंठ खुले थे और एक बांह 2 सीटर की खिड़की पर रखकर वह इस तरह कोने की तरफ फैल गया था कि डर लगता था झटके से नीचे न जा गिरे। घर चलें, मैंने कहा। वह पल भर सीधी नजर से मुझे देखता रहा, फिर जवाब देने की जगह होंठ गोल करके जबान ऊपर को उठाए हुए हंस दिया। कुछ देर बाहर ही कहीं बैठना चाहो तो कनॉट प्लेस चलते हैं। जवाब उसने फिर भी नहीं दिया, सिर्फ ड्राइवर को इशारा किया कि 2 सीटर को पीछे की तरफ मोड़ ले।
सटक के ग आधा ड ई ध पे ओ की मात्रा पे अ की मात्रा पर से हिचकोले खाता टू सीटर नाले से आगे बढ़ाया तो एक बार वह मुश्किल से गिरते गिरते संभला। मैंने अपनी बाह उसके कंधे पर रखते हुए कहा, आज तुमने फिर बहुत पी है। नहीं, उसने मेरी बाह हटा दी, पी है पर बहुत नहीं, सिर्फ मैं बहुत खुश हूँ। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। वह जब भी पीकर धुत हो जाता था तभी कहता था, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हंसने की कोशिश की, बहुत कुछ मन को घेरती आशंका और उससे पैदा हुई अस्थिरता की वजह से। उसका हाथ भी उसी वजह से अपने हाथों में ले लिया और कहा, मुझे पता है तुम जब बहुत खुश होते हो तो उसका क्या मतलब होता है। उसका सिर टू सीटर के कोने से सटा हुआ था। उसने वहीं से उसे हिलाया और कहा, तुम समझते हो कि तुम्हें पता है, तुम हर चीज के बारे में यही समझते हो कि तुम्हें पता है। मुझे अब भी लग रहा था कि वह झटके से बाहर न जा गिरे, पर अब उसके कंधे पर मैंने बाह नहीं रखी। अपने हाथों में लिए हुए उसके हाथ को थोड़ा और कस लिया। आती जाती बसों, कारों और साइकिलों के बीच रास्ता बनाता टू सीटर लगभग सीधा चल रहा था। खड़खड़ाहट के साथ गुर्र गुर्र की आवाज ऊंची उठकर धीमी पड़ने लगती थी। बीच में किसी खुमचे या घोड़ागाड़ी के सामने पड़ जाने से ब्रेक लगता और हम सीट से ऊपर को उछल जाते। आर्य समाज रोड के बड़े दायरे पर एक बस के झपाटे से बचकर टू सीटर फुदकता हुआ गोल घूमने लगा। घूमकर लिंक रोड पर आने तक मैं बाईं तरफ के पोस्टर पढ़ता रहा, जिससे मन इर्द गिर्द के बड़े ट्रैफिक की दहशत से चबा रहे। पर वो उस बीच एकटक ट्रैफिक की तरफ देखता रहा। लिंक रोड पर आ जाने पर उसने अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिया। मैं आज तुमसे एक बात करने आया था, उसने कहा। आंखें उसकी अब सड़क को बीच से काटती पटरी को देख रही थीं और उससे आगे पेट्रोल पंप के अहाते को। मैं क्षण भर उसे और अपने को जैसे पेट्रोल पंप के अहाते में खड़ा होकर देखता रहा, टू सीटर के साथ साथ बैठे और हिचकोले खाते हुए। लगा जैसे हम लोगों के उस वक्त उस तरह वहां से गुजर कर जाने में कुछ अलग सी बात हो, जिसे बाहर खड़े होकर पेट्रोल पंप की दूरी से ही देखा और समझा जा सकता हो। तुम बात अभी करना चाहोगे या पहले कहीं चलकर बैठ जाएं? मैंने पूछा। दूसरी जगह का जिक्र इसलिए किया कि अच्छा है बात कुछ देर और टली रहे। तुम जब जहां चाहे। उसने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए और कोने से थोड़ा आगे को झुक गया। बात सिर्फ इतनी है कि आज से मैं और तुम आज से दोस्त नहीं हैं। इतनी देर में मन में जो तनाव महसूस हो रहा था वह सहसा कम हो गया, शायद इसलिए कि वह बात मुझे सुनने में ज्यादा गंभीर नहीं जान पड़ी। कुछ वैसी ही बात थी जैसी बचपन में कई बार कई दूसरों के मुंह से सुनी थी। ये भी लगा था कि शायद वह नशे की बहक में ही ऐसा कह रहा है। मैं पहले से ज्यादा खुलकर बैठ गया। अपना हाथ मैंने टू सीटर की खिड़की पर फैल जाने दिया। पंचकुला रोड पर टू सीटर को कहीं भी रुकना नहीं पड़ा। सड़क उसे साफ मिलती रही। बत्तियां भी दोनों जगह हरी मिली। मैंने अपना ध्यान दुकानों के बाहर रखे फर्नीचर की आड़ी तिरछी बाहों और लैंप श पे एक की मात्रा आधा डई स के गोल और लंबूतरे चेहरों में उलझाए रखा। ऊपर से जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। एक आध बार बल्कि इस तरह उसकी तरफ देख लिया जैसे मुझे आगे की बात सुनने की उत्सुकता हो, और उत्सुकता ही नहीं, साथ गिला भी हो कि उसने ऐसी बात क्यों कही। पंचकुला रोड पार करके अंदर के दायरे में आते ही उसने ड्राइवर से रुक जाने को कहा। फिर मुझसे बोला, आओ यहीं उतर जाएं। मैं जेब से पैसे निकालने लगा तो उसने मेरा हाथ रोक दिया और अपना बटुआ निकाल लिया। कुछ देर हम लोग खामोश चलते रहे। मैं अपने पैरों को और सामने की पटरी को देखता रहा। लगा कि पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए हैं कि इतनी ठंड में मुझे सिर्फ चप्पल पहनकर घर से नहीं निकलना चाहिए था। कुछ गीली मिट्टी चप्पलों में घुसकर पैरों से चिपक गई थी। पैर ठंड के $12 जूट पसीने से तरते हमेशा की तरह। मैंने सोचा कि इन दिनों मोजा तो कम से कम मुझे पहनना ही चाहिए। चलते चलते एक क्रॉसिंग के पास आकर वह रेलिंग के सहारे रुक गया। तब मैंने पहली बार देखा कि उसकी पतलून और बुशर्ट पर लहू के दाग हैं। दाईं हथेली पर चिगुनी के नीचे 1.5 इंच का जख्म मुझे कुछ बाद में दिखाई दिया। तुम्हारी बुशर्ट पर ये दाग कैसे हैं? मैंने पूछा। उसने भी एक नजर उन $10 पर डाली, ऐसे जैसे उन्हें पहली बार देख रहा हो। कैसे हैं? उसने ऐसे कहा जैसे मैंने उस पर कोई इल्जाम लगाया हो। हाथ कट गया था, उसी के दाग होंगे। हाथ कैसे कट गया? उसका चेहरा कस गया। कैसे कट गया? वह बोला, कैसे भी कटा हो, तुम्हें इससे क्या है? कुछ देर खामोश रहकर हम इधर उधर देखते रहे, बीच बीच में एक दूसरे की तरफ भी। नियन साइंस की जलती बुझती रोशनियां गीली सड़क में दूर अंदर तक चमक जाती थीं। पहियों की कई कई फिरकियां उसके ऊपर से फिसलती हुई निकल जाती थीं। जब वह मेरी तरफ न देख रहा होता तो सड़क पर फिसलती रोशनियां उसकी आंखों में भी बनती टूटती नजर आती। मैं मन ही मन कल के ताने बाने को आज से जोड़ रहा था। कल वो सिंधिया हाउस के चौराहे पर मेरे साथ खड़ा हंस रहा था। 10 आदमियों के घेरे में से खुद ही मुझे उठाकर ले आया था। फुटपाथ पर चलते हुए जिद के साथ उसने मेरा सिगरेट सुलगाया था। फिर मुझे अपने कमरे में चलने और चलकर बियर पीने को कहा था। मेरे कहने पर कि उस वक्त मैं नहीं चल सकूंगा, उसने बुरा भी नहीं माना था।
मुझे छोड़ने बस स्टॉप तक आया था। क्यू में मेरे साथ खड़ा रहा था। बस की भीड़ में मेरे फुटबोर्ड पर पांव उठा लेने पर उसने दूर से हाथ हिलाया था। मैं जवाब में हाथ नहीं हिला सका क्योंकि मेरे दोनों हाथ भीड़ के कब्जे में थे। बस चल दी। तब वह स्टॉप से थोड़ा हटकर अंधेरे में खड़ा मेरी तरफ देखता रहा था। मुझसे आंख मिलने पर हल्के से मुस्करा दिया था। कल हम घंटा भर साथ थे, पर उस दौरान हमारे बीच कोई खास बात नहीं हुई थी। उसने कहा था कि अब जल्दी ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर वह शादी कर लेना चाहता है, अकेलेपन की जिंदगी उससे और बर्दाश्त नहीं होती। पर यह बात उसने पिछले हफ्ते भी कही थी, महीना भर पहले भी कही थी, और 4 साल पहले भी। मैंने हमेशा की तरह सरसरी तौर पर हामी भर दी थी। हमेशा की तरह यह भी कहा था कि पहले ठीक से सोच ले कि कहां तक वो उस जिंदगी को निभा सकेगा। कहीं ऐसा न हो कि बाद में आज से ज्यादा छटपटाहट महसूस करे। सिंधिया हाउस के चौराहे पर इसी बात पर वह हंसा था। मुझे मालूम था, उसने कहा था कि तुम मुझसे यही कहोगे। ये बात तुम आज पहली बार नहीं कह रहे। मुझे इससे थोड़ी शर्म आई थी, क्योंकि सचमुच मैं उससे यह बात कई बार कह चुका था। शिमला में डेविकोस की पिछली खिड़की के पास बैठकर बियर पीते हुए, जमशेदपुर में उसके होटल के कमरे में बिस्तर में लेटे हुए, इलाहाबाद में गजदर के लॉन में चहलकदमी करते हुए, और बंबई में कफ परेड पर समंदर में जाती गंदी नाली की उस सकरी डंडी पर चलते हुए, जहां नाजायज शराब पीना और नाजायज प्रेम करना दोनों ही नाजायज नहीं हैं। इनके अलावा और भी कई जगह ये बात मैंने उससे कही होगी, क्योंकि 9 साल की दोस्ती में ज्यादातर हमारी बात स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर ही होती रही थी। कल रात तक तो हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कहा, उसके बाद इस बीच ऐसा क्या हो गया जिससे? वह हंसा। क्या हो सकता था उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और जाकर सो गया। रेलिंग पर रखी उसकी बांह शरीर के बोझ से एक बार फिसल गई। वह जिस तरह रेलिंग से सटकर खड़ा था, उससे लग रहा था कि अब आगे चलने का उसका इरादा नहीं है। आज दिन भर कहाँ रहे? वहीं अपने कमरे में। इसके बाद अगर पूछोगे कि क्या करता रहा, तो जवाब है कि टहलता रहा, किताब पढ़ता रहा, शराब पीता रहा। उसका जख्मी हाथ अब मेरे सामने था। नियन साइंस के बदलते रंगों में लहू का रंग हरा नीला होकर गहरा भूरा हो जाता था। किसी किसी क्षण मुझे लगता कि शायद वो मजाक कर रहा है, कि अभी वो ठहाका लगाकर हंसा और बात वहीं समाप्त हो जाएगी, मगर उसकी आंखों में मजाक की कोई छाया नहीं थी। जिस हाथ पर जख्म नहीं था, उससे वह लगातार अपनी भौंहों को सहला रहा था। इस तरह भौंहों को वह तभी सहलाता था जब बहुत खुश होता था। इस तरह बहुत खुश उसे मैंने कितनी ही बार देखा था। एक बार शिमला में, जब कंबरमियो पोस्ट ऑफिस के बाहर उसने अपने एक साथी को पीट दिया था। वह आदमी इसके दफ्तर का स्टेनो था और इसका पीने और उधार लेने का साथी था। उस घटना के बाद दोनों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और उन्हें शिमला से ट्रांसफर कर दिया गया। फिर इलाहाबाद के एक बार में, जब किसी ने पास आकर अपने गिलास की शराब इसके मुंह पर उछाल दी थी। यह उसके बाद रात भर अपनी चारपाई के गिर्द चक्कर काटता रहा और कहता रहा कि उस आदमी की जान लिए बगैर अब यह नहीं सो सकेगा। बंबई के दिनों में तो यह अक्सर ही बहुत खुश रहता था। मैं उन दिनों चर्चगेट के एक गेस्ट हाउस में रहता था। ये दिन में या रात में किसी भी वक्त मेरे पास चला आता, दो में से एक बार अपनी भौहों को सहलाता हुआ। कभी झगड़ा उस घर के लोगों से हुआ होता जिनके यहाँ ये पेइंग गेस्ट था, कभी कोलाबा के बूटलेगर्स से जो 9 बजने के साथ ही अपने दरवाजे बंद कर लेना चाहते थे। एक आध बार जब इसे लगा कि उस तरह पीकर आने पर मैं भी इससे कतराता हूँ, तो यह मेरे पास न आकर रात भर कफ परेड के खुले पेवमेंट पर सोया रहा। वो जिस ढंग से जीता था, उससे कई बार खतरा महसूस करते हुए भी मुझे उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण लगता था। वो बिना लाग लिहाज के किसी के भी मुंह पर सच बात कह सकता था। 10 आदमियों के बीच अल्फनंगा होकर नहा सकता था। अपनी जेब का आखिरी पैसा तक किसी को भी दे सकता था। पर दूसरी तरफ ये भी था कि किसी लड़की या स्त्री के साथ 10 दिन के प्रेम में जान देने और लेने की स्थिति तक पहुंचकर 4 दिन बाद वह उससे बिल्कुल उदासीन हो सकता था। अक्सर कहा करता था कि किसी ऐसी स्त्री के साथ ही उसकी पट सकती है जो एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर सके। यह शायद इसलिए कि बचपन में माँ का प्यार उसके बड़े भाई को उससे ज्यादा मिला था। इसी वजह से शायद ज्यादातर उसका प्रेम विवाहित स्त्रियों से ही होता था, पर उसमें उसे यह बात सालती थी कि वह स्त्री उसके सामने अपने पति से बात भी क्यों करती है, बच्चों के पास न होने पर भी उसका जिक्र जबान पर क्यों लाती है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। वह कहता कि मेरी मौजूदगी में वह मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचे या मुझसे उसका जिक्र करे। 9 साल में मैं उसे उतना जान गया था जितना कि कोई भी किसी को जान सकता है। उसकी जिंदगी जितनी दुर्घटनापूर्ण होती गई थी, उतना ही मेरा उससे लगाव बढ़ता गया था। ये लगाव उसकी दुर्घटनाओं के कारण शायद उतना नहीं था जितना अपनी दुर्घटनाओं को बचाकर चलने के कारण। मेरी जानकारी में वो अकेला आदमी था जो दाएं बाएं का ख्याल न करके सड़क के बीचों बीच चलने का साहस रखता था। सिर्फ हट या जिद की वजह से ऐसा नहीं करता था, उसका स्वभाव ही यह था।
कई बार जब गहरी चोट खा जाता तो ये भी कोशिश करता कि अपने इस स्वभाव को बदल सके। तब वह बड़े बड़े मंसूबे बांधता, योजनाएं बनाता और अपने इरादों की घोषणा करता। कहता कि उसे समझ आ गया है कि जिंदगी के बारे में उसका अब तक का नजरिया कितना गलत था, कि अब से वह एक निश्चित लकीर पककर चलने की कोशिश करेगा, कि अब अपने को जिंदगी से और निर्वासित नहीं करेगा, कि अब जल्दी ही शादी करके सही ढंग से जीना शुरू करेगा। जब तक नौकरी लगी रहती और पीने को काफी शराब मिल जाती, तब तक वह कहता, नहीं, मैं तुम लोगों की तरह नहीं जी सकता, मैं अपने वक्त का हिस्सा नहीं, उसका निगहबान हूँ। मैं जीता नहीं, देखता हूँ, क्योंकि जीना अपने में बहुत घटिया चीज है। जीने के नाम पर तो पेड़ पौधे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। पर जब कभी लंबी बेकारी के दौर से गुजरना पड़ता और कई कई दिन शराब छूने को न मिलती, तो वह भूल भुलैया में खोए आदमी की तरह कहता, मुझे समझ आ रहा है कि मैं बिल्कुल कट गया हूँ, हर चीज से बहुत दूर हो गया हूँ। अभी चंद महीने पहले नई नौकरी मिलने पर उसने कहा था, मुझे खुशी है, मैं अपनी दुनिया में लौट आया हूँ। इस बार बेकारी में तो मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे भी कट गया हूँ, अपने में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि तुम सब लोगों ने मुझे बीता हुआ मान लिया है, बीता हुआ और गुमशुदा। उसके बाद मैंने उसे लगातार कोशिश करते देखा था अपने को वक्त का निगहबान बनने से रोकने की। अब काम के वक्त के बाद वह अपने को कमरे में बंद करता था, इधर उधर लोगों से मिलने चला जाता था। जिन लोगों के नाम से ही कभी भटका उठता था, उनके साथ बैठकर चाय कॉफी पी लेता था। उनके मजाक में शामिल होकर साथ मजाक करने की कोशिश भी करता था। इसी बीच एक मैट्रिमोनियल विज्ञापनों के उत्तर में उसने पत्र भी लिखे थे। एक लड़कियों को जाकर देख भी आया था। एक लड़की देखने में साधारण थी, दूसरी साधारण भी नहीं थी। वैसे दोनों लड़कियां नौकरी में थीं। मैं किसी ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने कहा था, जो अपना भार खुद संभाल सकती हो, ताकि आगे कभी बेकारी आए तो मुझे दोहरी तकलीफ में से न गुजरना पड़े। पर दोनों में से किसी भी जगह वो बात तय नहीं कर पाया। बात सिरे पर पहुंचने से पहले ही किसी बहाने उसने उन्हें टाल दिया। अभी 10 दिन हुए, एक चायघर में बैठे हुए अचानक ही वह लोगों के बीच से उठ खड़ा हुआ था। मैं जाऊंगा, उसने कहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है मेरा दिल सिंक कर रहा है। चेहरा उसका सचमुच जर्द हो रहा था। सर्दी के बावजूद माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। मैं तब उसके साथ उठकर बाहर चला आया था। बाहर फुटपाथ पर आकर वह खोई नजर से इधर उधर देखता रहा था। किसी डॉक्टर के यहाँ चलें? मैंने उससे पूछा तो वह जैसे चौंक गया। बोला, नहीं नहीं, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर लेट रहूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। दूसरे तीसरे दिन मैं उसके कमरे में उसे देखने गया तो वह वहां नहीं था। ताले में किसी के नाम उसकी चिट लगी थी, मैं रात को देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। 3 दिन बाद मैं फिर गया तो पता चला कि उसके मालिक मकान ने एक रात अपनी बीवी को बुरी तरह पीट दिया था। उस औरत के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर यह मालिक मकान को पीटने जा पहुंचा था। उसके बाद से बहुत कम अपने कमरे में नजर आया था। यह अस्वाभाविक नहीं लगा, क्योंकि एक बार जब दफ्तर में उसके सामने की कुर्सी पर बैठने वाले अधेड़ बैचलर की हॉट फेल से मौत हो गई थी, तो ये कई दिन दफ्तर नहीं गया था और कोशिश करता रहा था कि उसकी मेज उस कमरे से उठवाकर दूसरे कमरे में रखवा दी जाए। पर कल मुलाकात होने पर वह मुझे हमेशा की तरह मिला था। न उसने अपने मालिक मकान का जिक्र किया था, न ही अपनी सेहत की शिकायत की थी, बल्कि मैंने पूछा कि अब तबीयत कैसी है तो उसने आंखें मूंदकर सिर हिला दिया था कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि जिस तरह वह मुझे उठाकर लाया था, उससे मुझे लगा था कि वह कोई खास बात करना चाहता है। क्या बात होगी यह मैं बस में चढ़ने के बाद भी सोचता रहा था। एक परिचित चेहरा सामने की भीड़ से हमारी तरफ आ रहा था। सफेद बाल और नुकीली ठोड़ी, आंखें बचाने पर भी वह व्यक्ति मुस्कराता हुआ पास आ खड़ा हुआ। क्या हो रहा है? उसने बारी बारी से दोनों को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े थे, मैंने कहा। इस पर वह हाथ मिलाकर चलने को हुआ तो अचानक उसकी नजर जख्मी हाथ पर पड़ गई। यह क्या हुआ है यहाँ? उससे पूछ लिया। ये कुछ नहीं है। जख्मी हाथ रेलिंग से कटकर नीचे चला गया। कल खिड़की खोलते हुए कट गया था। खिड़की के कांच से बंद खिड़की थी, खुल नहीं रही थी। उसी का जख्म है, खिड़की के कांच का। पर यह जख्म कल का तो नहीं लगता। उस व्यक्ति ने अविश्वास के साथ हम दोनों की तरफ देख लिया। नहीं लगता, नहीं लगता, तो आज का होगा, इसी वक्त का, ये ठीक है? उस व्यक्ति की आंखें पल भर के लिए चौकन्नी सी हो रहीं, फिर एक बार संदेह की नजर उस हाथ पर डालकर और कुछ हमदर्दी के साथ मेरी तरफ देखकर वह भीड़ में आगे बढ़ गया। उसके सफेद बाल सलेटी से होकर कुछ दूर तक नजर आते रहे। तो वह हिला नहीं और भी गहरी नजर से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे आंखों से मेरी चीर फाड़ कर रहा हो। कुछ देर कहीं चलकर बैठें? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। मैं अब जा रहा हूँ, उसने कहा। कहाँ जाओगे? अपने कमरे में या जहाँ भी मन होगा, पर मेरा ख्याल था कि तुम अभी कुछ और बात करना चाहोगे।
मैं और बात करना चाहूँगा। वह हंसा। मैं अब किसी से भी और बात करना चाहूँगा, पर मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। मैंने कहा, तुम कहो तो यहीं कहीं बैठते हैं, नहीं तो कुछ देर के लिए मेरे घर चल सकते हैं। तुम्हारे घर? नियन लाइट्स के रंग उसकी आंखों में चमक कर बुझ गए। तुम्हारा घर कल से आज में कुछ और हो गया है? बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। वह पहले से थोड़ा और मेरी तरफ को झुक कर बोला, तुम्हारा घर वही है न जहां तुम कल भी गए थे अकेले? बस के फुटबोर्ड पर लटके हुए कल तुम्हें मेरे साथ रहने से, मुझे साथ ले जाने से डर लगता था, आज नहीं लगता। मैं जैसा बेकार कल था वैसा ही आज भी हूं, बिल्कुल उतना ही बेकार और उतना ही बदचलन। ट्रैफिक की आवाज से हटकर एक और आवाज, आसमान में बादल की हल्की गड़गड़ाहट। मैंने ऊपर की तरफ देखा, जैसे कि देखने से ही पता चल सकता हो कि बारिश फिर तो नहीं होने लगेगी। बिजली के तारों के ऊपर धुंधला अंधेरा था और उससे भी ऊपर हल्की हल्की सफेदी। मुझे लगा कि मेरे पैर पहले से ज्यादा चिपचिपा रहे हैं और चप्पल के अंदर गई मिट्टी की परतें दोनों तलवों से चिपक गई हैं। मेरे दोनों होंठ भी आपस में चिपक रहे थे। उन्हें कोशिश से अलग करके मैंने कहा, तुमने कल नहीं बताया कि तुमने ये नौकरी भी छोड़ दी है? तुम्हारा ख्याल है मैं नौकरी छूटने की वजह से यह बात कर रहा हूँ? वो अपनी आंखें अब और पास ले आया। तुम समझते हो कि इसी वजह से कल मैं तुमसे चिपका रहना चाहता था, पर खातिर जमा रखो, नौकरी न रहने पर भी मैं 10 आदमियों को खिला सकता हूँ, खाता मैं कभी किसी से नहीं। और यह भी विश्वास रखो कि मुझे अभी 20 साल और जीना है, कम से कम 20 साल। नीचे से चिपचिपाते पैर ऊपर से मुझे बहुत नंगे और ठंडे महसूस हो रहे थे। सामने रोशनी का एक दायरा था जिसमें कई एक स्याह बिंदु हिल-डुल रहे थे। उस दायरे में घिरा एक और दायरा था तारीकी का, जिसमें कोई बिंदु अलग नजर नहीं आता था, पर जो पूरा का पूरा हल्के हल्के कांप रहा था। उसने पास से गुजरते एक 2 सीटर को हाथ के इशारे से रोका, तो मैंने फिर कहा, चलो घर चलते हैं, वहीं चलकर बात करेंगे। तुम जाओ अपने घर। उसने मेरा हाथ अपने जख्मी हाथ में लेकर हिला दिया। क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही जगह है जहां तुम जा सकते हो। पर जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए एक ही जगह नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। और रेलिंग के नीचे से निकलकर वह 2 सीटर में जा बैठा। 2 सीटर स्टार्ट होने लगा तो उसने बाहर की तरफ झुककर कहा, पर इतना तुम्हें बता दूं कि मुझे कम से कम 20 साल और जीना है। तुम्हारे या दूसरे लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, पर अपने बारे में कह सकता हूं कि मुझे जरूर जीना है। मेरे हाथ पर ठंडा सा जजीरा बन गया था, वहां जहां वह उसके जख्म से छुआ था। उसका 2 सीटर दायरे में घूमता हुआ काफी आगे निकल गया, तो भी मैं कुछ देर रेलिंग के सहारे वहीं खड़ा हाथ के जजीरे को सहलाता रहा। 2 एक और खाली 2 सीटर सामने से निकले, पर मैंने उन्हें रोका नहीं। जब अचानक एहसास हुआ कि मैं बेमतलब वहां खड़ा हूं, तो वहां से हटकर कॉरिडोर में आ गया और शीशे के शोकेसों में रखे सामान को देखता हुआ चलने लगा। कुछ देर बाद मैंने पाया कि कनॉट प्लेस पीछे छोड़कर मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के फुटपाथ पर चल रहा हूं, उस स्टॉप से कहीं आगे जहां से कि रोज घर के लिए बस पकड़ा करता था।